Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's our topic in chapter number 5 is London dispersion forces. The learning objectives of this articles to enable our students to define and explain London dispersion forces with the help of an example like helium, to describe the factors which affect the London dispersion forces, to justify the increase in the boiling point of noble gases from helium to radon, to describe the effect of polarizability on London dispersion forces, to justify the effect of to justify the existence of halogens in the different physical state, and to describe the effect of number of atoms in a molecule on the strength of London dispersion forces. Now, what are London dispersion forces? These are the force of attraction between the nonpolar molecules. What type of nonpolar molecules? Those nonpolar molecules which become polar for an instant. For an instant means temporarily. Now, when nonpolar molecules temporarily become polar, they will attract each other through their oppositely charged ends. And such type of force of attraction between oppositely charged ends of temporary dipoles created in the nonpolar molecules are known as the London dispersion forces. They are also called instantaneous dipole induced dipole force of attraction. कहने का मतलब ये है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान एक्सिस्ट करती हैं। कब एक्सिस्ट करती हैं? जब वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल टेम्पोरेरीली पोलर बन जाते हैं। जब वो टेम्पोरेरीली पोलर हो जाएंगे तो उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डिवेल्प हो जाएंगे। अब वो टेम्पोरेरीली डायपोल जो होंगे, टेम्पोरेरी डायपोल्स होंगे, वो एक दूसरे को ऑपोजिटली चार्ज एंड से अट्रैक्ट करेंगे। इन टेम्पोरेरीली डायपोल के ऑपोजिटली चार्ज एंड के दरमियान एग्जिस्ट करने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती हैं। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि ये फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान एक्सिस्ट करती हैं। An example of monoatomic non-polar molecule is the helium. Helium is a noble gas. तमाम noble gases monoatomic molecule form में exist करती हैं। Helium में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के गिर्द evenly या uniformly distributed है, या यूं कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के इर्द गिर्द स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, एक स्फीयर की फॉर्म में मौजूद है। इस हालत में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन जब दो हीलियम मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से अवे पुश हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब ये हीलियम के मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं रहेंगे, दे विल बिकम अनसिमेट्रिकल। एक एंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एंड। दूसरे एंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, उस पे डेवलप हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह एक नॉन पोलर हीलियम मॉलिक्यूल ये पोलराइज हो गया। कब पोलराइज हुआ? जब दो हीलियम मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ गए। ये जो डायपोल्स हैं ये टेम्पोरेरीली हैं, यानी फॉर शॉर्ट टाइम एग्जिस्ट करते हैं। ये टेम्पोरेरी डायपोल जो हैं ये इंस्टेंटेनियस डायपोल्स कहलाते हैं। अब ये सपोज कीजिए कि ये एक इंस्टेंटेनियस डायपोल है।
ये इंस्टेंटेनियस डायपोल अपने नेबरिंग हीलियम एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से वो हीलियम का मॉलिक्यूल भी पोलराइज हो जाएगा, उस पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अब अनसिमेट्रिकल हो चुकी है। तो इस तरह इंस्टेंटेनियस डायपोल्स अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल में भी पोलैरिटी इंड्यूस करेंगे टू फॉर्म इंड्यूस्ड डायपोल्स। एक हीलियम गैस में अब इंस्टेंटेनियस डायपोल्स और इंड्यूस्ड डायपोल्स दोनों मौजूद होते हैं। ये कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। कब बनेंगे? व्हेन दे आर क्लोजर टू ईच अदर, और जैसे ही एक दूसरे से अवे हुए उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोबारा सिमेट्रिकल हो जाएंगी, वो नॉन पोलर हो जाएंगे। ये इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल्स एक दूसरे को अपोजिटली चार्ज एंड से अट्रैक्ट करते हैं, और उनके अपोजिटली चार्ज एंड्स के दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस कहलाती हैं, एंड दे आर आल्सो नोन एज द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। So forces of attraction between the instantaneous dipoles and induced dipoles, which are created in symmetrical nonpolar molecules due to rapid change in their electron cloud, are known as instantaneous dipoles induced dipole force of attraction. These forces are also known as the London dispersion forces, named after Fritz London, who theoretically explained the nature of these forces in 1928. एक जर्मन साइंटिस्ट फ्रिट्ज लंडन ने इन फोर्सेस की नेचर को theoretically 1928 में एक्सप्लेन किया, तो उनके नाम पे इन फोर्सेस को लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा जाता है। इस बात को हम समराइज कर लेते हैं। These are the symmetrical non-polar monoatomic molecules having no polarity, no positive, no negative ends, so they will not attract each other or repel each other. तो जैसे हम जानते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक दूसरे को नहीं अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? इसलिए कि ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस डायपोल बन जाते हैं, जिस जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, एक दूसरे को के दरमियान रिपल्शन की वजह से इन पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। नाउ दिस इंस्टेंटेनियस डायपोल create the polarity in the neighboring molecule, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इफेक्ट करता है, रिपेल करता है, so the neighboring molecule will also become a dipole known as the induced dipole। तो अब ये इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल एक दूसरे को अपोजिटली चार्ज एंड से अट्रैक्ट करेंगे, and these force of attraction are known as the instantaneous dipole induced dipole force of attraction. They are also known as the London dispersion forces. Now let's see what are the factors which affect the London dispersion forces. There are three factors. Number one, atomic or molecular size. Second one, polarizability. And third, the number of atoms in a molecule. Now first factor, atomic or molecular size. With increase in atomic or molecular size, there occurs increase in the distortion of electron cloud, and as a result, London dispersion forces become more stronger. What does it mean? इसका मतलब ये है कि एक स्मॉलर एटम में न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एक स्मॉलर एटम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन ज्यादा नहीं होती, सो देयर आर लेस चांसेस फॉर क्रिएशन ऑफ डायपोल्स इन a gas containing small size atom or the molecule. ऐसी गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होंगी। Whereas in case of a larger molecule,
there are weaker nuclear force of attraction for the electron cloud. So, such electron cloud is more diffused and it is easily distorted. जस्ट जब ऐसे लार्जर एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो उनमें इजीली डिस्टॉर्शन हो जाएगी. सो देयर इज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिएशन ऑफ dipoles in a gas containing large size molecule. So in this case, there will be stronger London dispersion forces. So London dispersion forces increases with increase in the size of atom or the molecule. अब इसकी एक एग्जांपल है, एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. Noble gases, these are the elements of zero group: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. अगर हम इन गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट मेजर करें तो ये बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं. बॉइलिंग पॉइंट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. का मतलब ये हुआ कि इन नोबल गैसेस के दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती हैं. तो ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज कर रही हैं, इसकी रीजन ये है कि डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होने की वजह से उनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन इजी हो जाती है, जिसकी वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी. And due to this reason, the boiling points of noble gases will increase. So down the group, the distortion of electron cloud increases from helium to neon, argon, krypton, xenon, and radon, and there will be increase in the strength of London dispersion force. So this is a very important question. Okay, why boiling point of the noble gases increase down the group? Now the second factor is the polarizability. मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन की वजह से ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट होती हैं. इलेक्ट्रॉन क्लाउड की इस डिस्टॉर्शन को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेबिलिटी. अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन जो है वो इजीली हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, उसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है. अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन इजीली नहीं होती तो हम क्या कहेंगे, उसमें पोलराइजेबिलिटी कम है. सो पोलराइजेबिलिटी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ ease with which the electron cloud in an atom or a molecule is distorted. So greater polarizability means the electron cloud in a molecule is easily distorted and hence there will be stronger London dispersion forces. अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन इजी होगी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, ऐसे मॉलिक्यूल के दरमियान जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगी. there will be more number of instantaneous and induced dipoles. लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन इजीली नहीं होती तो हम क्या कहेंगे कि उसमें पोलराइजेबिलिटी कम है. There is less probability for creation of instantaneous dipole and induced dipole in such case. तो ऐसी सूरत में क्या होगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीकर होंगी. तो polarizability depends upon the size of atom or the molecule. ये फर्स्ट फैक्टर ही है जिसको अब एक और तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. Smaller atoms more tightly bound electron to the nucleus. There will be less easy distortion of electron cloud, less polarizability, and there will be weaker London dispersion forces. Electron cloud की distortion small size atom में इजीली नहीं होगी. हम ये कहते हैं कि उनमें पोलराइजेबिलिटी कम होती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीकर होंगी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अकॉर्डिंगली ही जो है वो चेंज होंगी, यानी इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है
वो लो होंगे। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल या एटम लार्ज साइज का है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हैं दे आर लेस टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, there will be more easy distortion of electron cloud, there will be more polarizability and stronger London dispersion forces. So we conclude that polarizability increases with increase in the size of atom or molecule. Now an example. Example is the existence of halogens in the different physical state. हम जानते हैं फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जो इंक्रीज करते हैं, तो इन अगेन इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट दैट शोज द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. नाउ स्मॉलर फ्लोरीन, less polarizability, weaker London dispersion forces, so it exists इन द गैस स्टेट. फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर होने की वजह से ये गैस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा विद लो बॉइलिंग पॉइंट. विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर साइज फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, there will be increase in the polarizability, increase in the strength of London dispersion forces. Therefore, the chlorine will also gas but with high boiling point. Bromine will exist in the liquid state and iodine in the solid state. So existence of halogens in the different physical state is due to increase in the polarizability from fluorine to iodine, due to which the London dispersion forces also increase in this order. The third factor is the number of atoms in the molecule. किसी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतनी ही ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी स्ट्रांग होगी. उसकी रीजन क्या है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है तो पोलराइजेशन जो है वो ज्यादा पॉइंट पर होगी. तो ऐसे मॉलिक्यूल एक दूसरे को एक से ज्यादा प्लेसेस पर अट्रैक्ट करेंगे और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होंगी. इस बात को फर्दर जरा समझते हैं with the help of an example, that is the boiling point of the hydrocarbon alkanes, methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, etc. With increase in the number of carbon and hydrogen atoms in the hydrocarbons, there is increase in the polarizability, there is increase in the strength of London dispersion forces, and there is increase in the boiling point and changes in the physical state from gas to solid also. इसको आप इस टेबल की मदद से देखिए. मीथेन इज CH4, लेस नंबर ऑफ एटम्स, इसमें पोलराइजेबिलिटी कम है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो वीकर होंगी ड्यू टू लेस पोलराइजेबिलिटी, लो बॉइलिंग पॉइंट है, गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एटम, मिसाल के तौर पर इथेन में 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम, there will be increase in the polarizability, increase in the strength of London forces, so it possesses high boiling point but also exists in the gas state. So with increase in the number of carbon and hydrogen atom, there will be increase in polarizability, increase in the strength of London dispersion forces, there will be increase in the boiling points. पेंटेन में ये नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स इंक्रीज होने की वजह से अब पोलराइजेबिलिटी इतनी इंक्रीज कर जाती है कि ये सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. सेम इज ट्रू फॉर द हेक्सेन and decane. So existence of hydrocarbons in the different physical state having different boiling point is also due to the London dispersion forces. With increase in the number of atoms in these hydrocarbons, there will be increase in the polarizability, there will be increase in the strength of London dispersion forces, and there will be increase in the boiling points, and their physical state will also change from the
gas to liquid and then to solid in still higher hydrocarbons. So a simple question from this article, from third factor, that why ethane is a gas whereas hexane is a liquid. Molecular formula of ethane is C2H6, hexane C6H14. So hexane has greater number of atoms, so it will have more polarizability and it will have the stronger London dispersion forces and exists in the liquid state with a boiling point of 68.7 degrees Celsius. Ethane with less number of atoms, 2 carbon 6 hydrogen atom, has less polarizability, weaker London dispersion forces, and will exist in the gaseous state with low boiling point, that's minus 88.6 degrees Celsius. Now, students, our next article will be about the hydrogen bonding. We have studied London dispersion forces. We have explained it with the help of an example, and we have discussed the three factors which affect the strength of London dispersion forces. Thank you very much.